तो कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध की एक सीरीज चल रही थी, उसी के अंदर एक नया टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक का नाम है हमारे पश्चिमी एशिया और भारत के संबंध। पश्चिमी एशिया का मतलब आप तो समझते होंगे, जो हमारे पश्चिम के देश हैं, जैसे हमारे सऊदी अरब है, यूएई, ईरान, इराक, ओमान, यमन, कतर, ये सभी देश क्या है हमारे पश्चिमी एशिया के अंतर्गत आते हैं। तो उनके साथ भारत के संबंध और वहाँ पे कौन कौन सी गतिविधियाँ घटित हुई थी, उनके बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, पश्चिमी एशिया और भारत। बात करें पश्चिमी एशिया की, तो पश्चिमी एशिया जिसे मध्य पूर्व भी कहते हैं, विश्व की जो भू राजनीतिक गतिविधियाँ हैं उनका केंद्र माना जाता है। आपको ये तो पता होगा, पश्चिमी एशिया ऊर्जा संसाधनों की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा जो फ्लोरिश या भरपूर है। लेकिन पिछले कुछ सालों में क्या हुआ, चरमपंथ और आतंकवाद के प्रभाव के कारण वो एरिया अशांत और हिंसक बना हुआ है। जो हमारा पश्चिमी एरिया वाला क्षेत्र है, उसके लिए कहा जाता है कि वहाँ संसाधन तो पूरे हैं, बहुत ज़्यादा हैं, इसी वजह से वहाँ चरमपंथी जो कट्टरवादी हैं वो लोग काफ़ी ज़्यादा फैल गए हैं। साथ ही साथ आतंकवाद का प्रभाव भी फैल रहा है। पश्चिम एशिया की इसी अशांति के पीछे क्या, जो नरजातीय संघर्ष, मतलब जो हमारे सिया सुन्नी की जो लड़ाई है वो, धार्मिक कट्टरता, शासक वर्ग की महत्वाकांक्षाएं, मतलब तानाशाही जो सीरिया के अंदर बशर अल असाद की जो सरकार है वो तानाशाही फैला रखी है। और इन क्षेत्रों में महाशक्तियाँ भी बहुत ज़्यादा अत्यधिक हस्तक्षेप करती है। तो इस तरह से बहुत सारे कारण हैं वहाँ पे अशांति होने के, जैसे हमारे निर्जातीय संघर्ष, हमारे धार्मिक कट्टरता, शासक वर्गों की महत्वाकांक्षाएं, और जो महाशक्तियाँ जैसे अमेरिका है, यूरोपियन यूनियन है, तो इनका अत्यधिक हस्तक्षेप इसका कारण बना हुआ है। पश्चिम एशिया की बात करें तो पश्चिम एशिया में फैली इस अशांति और अतिवादी कट्टरता का चरम रूप देखें तो हमारे ISIS है, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, इसके रूप में देखने को मिलता है। तो इससे बड़ा कट्टर समुदाय तो आपने देखा ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ा आतंकवादी समूह। हालांकि अभी ISIS को लगभग समाप्त किया जा चुका है, लेकिन इस कट्टरवादी मानसिकता के कारण ही किसी अन्य संगठन के उदय की संभावना बनी रहती है कि ये ISIS तो खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि और संगठन नहीं बन सकते, और भी संगठन बनने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है इस क्षेत्र में। अब बात करते हैं हम पश्चिम एशिया को इतना महत्व क्यों देते हैं, इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, या इनमें क्या है। सबसे पहली चीज़, ऊर्जा के लिए भारत की इस क्षेत्र पर निर्भरता है। क्यों? क्योंकि जो कच्चा तेल और क्रूड ऑयल और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों के लिए क्या है, जैसे प्राकृतिक गैस है, कच्चा तेल है, इनके लिए भारत क्या है, इन देशों पर निर्भर है। पश्चिमी एशियाई देश भारत के लिए विदेशी निवेश के स्रोत हो सकते हैं। इनके पास काफ़ी सारा पैसा है। दुबई, UAE, ये तो हमारा एक स्ट्रेटजिक पार्टनर है, रणनीतिक साझेदार है। ऐसे करके बहुत सारे देश है जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। ये क्या है, पैसे हमारे देश के अंदर निवेश कर सकते हैं, तो विदेशी निवेश के स्रोत हो सकते हैं। आतंकी संगठनों पर नियंत्रण रखने के लिए और उनसे जुड़ी हुई खुफिया जानकारी लेने के लिए भी ये सारे देश काम आ सकते हैं। हम इजराइल से बेहतर रक्षा उपकरणों और तकनीकों की प्राप्ति करते हैं। जैसे इजराइल के बारे में तो आपको पता ही है, हम इजराइल से बहुत सारी चीज़ें ले रहे हैं। जैसे हमने बराक 8 जो हमारी मिसाइल रक्षा प्रणाली है, तो वो भी हमने इजराइल के साथ मिलके ही की है। तो इस तरह से जो बेहतर रक्षा उपकरण और तकनीकी, जैसे हमारे तमिलनाडु के अंदर डिफ्लोराइडेशन जो संयंत्र है, मतलब जो समुद्री पानी है उससे जो पीने का पानी बनाने की जो तकनीक है, जो हमारे तमिलनाडु के तट पे लगाई गई है, वो भी हमने इजराइल के सहयोग से ही लगाई है। ऐसे कर इजराइल से हम रक्षा उपकरण और तकनीकों को प्राप्त कर रहे हैं। इन क्षेत्रों में जो भारतीय हैं, जो काम करने वाले हमारे मजदूर लोग हैं या फिर जो भारतीय हैं, उनकी सुरक्षा के लिए भी ये चीज़ ज़रूरी है। फिर रेमिटांस की प्राप्ति हमें वहाँ से होती है। रेमिटांस किसे कहते हैं? रेमिटांस का मतलब है वे जो भारतीय जो भारत को छोड़ के अन्य देशों में कार्य करते हैं और कार्य के बदले जो राशि प्राप्त होती है उसको जो भारत में भेजते हैं, तो वो भारत के लिए रेमिटांस कहलाता है। इस तरह जो राशि प्राप्त होती है, तो ये काफ़ी बड़ी राशि होती है। अब दुनिया के अंदर लगभग 111 बिलियन डॉलर के आसपास ये राशि होती है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। तो भारत क्या दुनिया में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश है। फिर बात करें भारतीय वस्तुओं के निर्यात की संभावना, यदि हम इनके साथ बेहतर संबंध रखेंगे इन पश्चिमी एशिया के साथ, तो भारत के निर्यात की संभावनाएं बढ़ती है, भारत को नए नए बाजार मिलते हैं। अरब सागर की सुरक्षा में सहयोग, क्यों? क्योंकि अरब सागर को टच करते हैं, इसीलिए अरब सागर की सुरक्षा के लिए इनके अंदर शांति होना
और सौहार्द होना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर भारत का यदि यूरोप से या यूरेशिया से जुड़ाव करना हो तो हमें क्या मध्य एशिया से होके ही गुजरना होगा। इसलिए हमारे लिए ये मध्य एशिया, जो मध्य एशिया क्या पश्चिम एशिया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं यहाँ पे अशांति क्यों है, तो शुरुआत करते हैं अरब स्प्रिंग से। वहाँ पे एक घटना घटित हुई थी जिसे कहते हैं अरब स्प्रिंग। तो बात करें अरब स्प्रिंग क्या है। उत्तरी अफ्रीका और पश्चिम एशिया के वे देश जहाँ अरबी भाषा बोली जाती है अरब देश कहलाते हैं। अब बात करते हैं अरब देश किसे कहते हैं। वो उत्तरी अफ्रीका के एरिया और पश्चिम एशिया के वे देश जहाँ भाषा के रूप में कौन सी भाषा बोली जाती है, अरबी भाषा बोली जाती है, उन देशों को क्या बोलते हैं, अरब देश कहते हैं। अब बात करें इन देशों में क्या तानाशाही शासन था। जो हमारा अरब देश थे, अरब देश में क्या था, तानाशाही शासन था। अब वहाँ पे क्या तानाशाही शासन को हटा के वहाँ पे लोकतंत्र को स्थापित करना था, यही हमारा अरब स्प्रिंग कहलाता है। इस घटना को क्या बोलते हैं, अरब स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है कि वहाँ के जो तानाशाही शासन है, अरब देश है, अरब देशों का तानाशाही शासन को हटाना है और लोकतंत्र की स्थापना करनी है। अब बात करें शुरुआत कहाँ से। जो उत्तरी अफ्रीका का एक देश है ट्यूनीशिया, तो ट्यूनीशिया में दिसंबर 2010 के अंदर, जब दिसंबर 2010 के अंदर ट्यूनीशिया में मोहम्मद अली बैन अली, क्या मोहम्मद अली बैन अली का तानाशाही शासन था। कहाँ पे, हमारे ट्यूनीशिया में। तो आप याद रखेंगे मोहम्मद बैन अली, याद रखें। तो अली बैन कहो या बैन अली कहो, लेकिन इनका क्या तानाशाही शासन हमारे ट्यूनीशिया पे था। अब इनकी जो शोषणकारी नीतियाँ थी उनसे परेशान होकर ट्यूनीशिया में क्या लोगों के विरुद्ध प्रदर्शन हुए। आपको ये चीज़ तो पता ही होगी ट्यूनीशिया में हुआ क्या। अब क्या ट्यूनीशिया के जो शासक था मोहम्मद बैन अली या अली बैन कह सकते हैं, तो इन्होंने क्या है कि जनता की जो ज़रूरतें थी उन पर ध्यान नहीं दिया। इससे मुद्रास्फीति वहाँ बढ़ जाती है, चीज़ों के दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लोग अपना गुजार बसरा भी नहीं कर पा रहे थे। जबकि जो राजा था, तो राजा या शासक के तानाशाह ये क्या है, ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा था। तभी अचानक एक जो हमारे एक फल विक्रेता थे ट्यूनीशिया के, तो वो क्या है कि पेट्रोल डाल के खुद को आग लगा लेते हैं। और ये खबर क्या है पूरे ट्यूनीशिया में तेज़ी से फैल जाती है। अब ये जो तानाशाह थे, तानाशाह के खिलाफ क्या है, इस तरह की खबर तेज़ी से फैलती है तो विद्रोह हो जाते हैं, सब जगह विरोध प्रदर्शन किए जाते हैं। और फिर इसी वजह से जो हमारे वहाँ के तानाशाह थे उनको पद से या सत्ता से हटा दिया जाता है। तो यहाँ से ये घटना शुरू होती है। इस घटना से मिस्र के लोगों को प्रेरणा मिली, क्यों, क्योंकि ट्यूनीशिया के पास में मिस्र है, तो वहाँ के लोगों को प्रेरणा मिली। वहाँ के तानाशाह थे होस्नी मुबारक, उनको भी सत्ता से हटा दिया जाता है। वहाँ के तानाशाह कौन थे, होस्नी मुबारक, तो उनको भी सत्ता से हटा दिया जाता है। लीबिया में गद्दाफी का तानाशाही शासन था जिसका विरोध वहाँ के लोगों ने किया, लेकिन गद्दाफी के द्वारा दमनकारी नीति अपनाई गई। वही बात है कि पास में लीबिया था, लीबिया का शासक कौन था, गद्दाफी। तो गद्दाफी के लिए भी यही कहा गया कि उनको भी शासन से हटा दिया जाए, लेकिन गद्दाफी ने क्या किया, दमनकारी नीति अपनाई, मतलब जो ये विरोध प्रदर्शन था इनको दबा दिया। इसलिए है ना, जो सुरक्षा परिषद को भी हस्तक्षेप करना पड़ा और गद्दाफी को मार दिया गया। यदि आपको याद हो तो वो कार के ऊपर बांध के जो गद्दाफी को घसीटा गया था, तो बहुत सारे ऐसे सीन आए थे। यदि आप यूट्यूब पर देखेंगे तो वो सीन काफ़ी सारे आपको देखने को मिलेगा, गद्दाफी को किस तरह से मारा गया था। तो गद्दाफी ने जब जो विरोध प्रदर्शन को दबाने की कोशिश की तो सुरक्षा परिषद सामने आती है और गद्दाफी को पद से हटाने के साथ साथ मार भी देती है। इसी तरह ये आगे बढ़ते बढ़ते यमन में चला जाता है। यमन की बात करें तो यमन में अब्दुल्ला साले की तानाशाही सरकार थी। किसकी, अब्दुल्ला साले की तानाशाही सरकार थी। अब उन इससे भी विरोध प्रदर्शनों के बाद में पद से हटा दिया जाता है, किसको, अब्दुल्ला साले को, यमन में। अब सऊदी अरब और बहरीन जैसे देशों में भी बहुत सारे प्रदर्शन होते हैं, लेकिन ये क्या, इन प्रदर्शनों को दबा देते हैं और वहाँ पे किसी भी तरह का कोई सत्ता परिवर्तन नहीं हो पाता। सीरिया की बात करें तो सीरिया में बशर अल असद की का तानाशाही शासन था। सीरिया में क्या था, बशर अल असद का तानाशाही शासन था, जिसे सत्ता से हटाने के लिए सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव भी लाया गया। क्या सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव लाया गया कि सीरिया में बशर अल असद की तानाशाही शासन है उसको पद से हटा दिया जाए, लेकिन उस चीज़ को वीटो कर दिया किसने, रूस ने। क्यों, क्योंकि रूस समर्थन करता है किसका, बशर अल असद का। इसी कारण का सीरियाई गृह युद्ध की शुरुआत हो जाती है। तो वो प्रस्ताव पास हो नहीं पाता रूस के विरोध के कारण। क्यों, क्योंकि रूस क्या है, बशर अल असद का समर्थन करता है। तो इसी तरह सीरिया में क्या गृह युद्ध की शुरुआत हो जाती है। तो हमने अरब स्प्रिंग के बारे में देख लिया, अरब स्प्रिंग में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई ये भी देख लिया। अब अरब स्प्रिंग के क्या प्रभाव पड़े इनके बारे में बात करें।
तो इससे क्या तानाशाही शासन व्यवस्थाओं का अंत होता है, जिसकी जगह क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना होती है। लेकिन ये लोकतांत्रिक सरकारें ज़्यादा दिन तक टिकी नहीं और वहाँ पे अशांति और अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो एरिया क्या है, वही है महात्मा गांधी जी ने कहा था कि यदि हिंसा के द्वारा यदि आप आज़ादी प्राप्त करते हो या अधिकार प्राप्त करते हो तो इससे तानाशाही उत्पन्न होती है और वहाँ हमेशा अशांति और अस्थिरता होगी। इसीलिए उनके अस्त्र थे हमेशा अहिंसा और क्या कहते हैं ना, सत्याग्रह। तो यहाँ पे ये हिंसा के द्वारा इन्होंने सरकारें बदली थी, इसलिए वहाँ पे शांति और स्थिरता नहीं हो पाई। बहुत सारे जो गृह युद्ध है उनके कारण मानवीय संकट उत्पन्न हुए, जैसे हमारे सीरिया गृह युद्ध, यमन गृह युद्ध, ऐसी चीज़ें वहाँ पे होने शुरू हो जाती है। वहाँ पे सिया सुन्नी विवाद को बढ़ावा मिलता है। क्या सिया सुन्नी विवाद है उसको बढ़ावा मिलता है। आतंकवादी संगठनों के प्रभाव में वृद्धि होती है। क्या? आतंकवादी संगठन है उनके प्रभाव में वृद्धि होती है। इन देशों में वैश्विक शक्तियों का हस्तक्षेप बढ़ा। इन देशों में क्या हुआ? वैश्विक शक्तियों का हस्तक्षेप बढ़ता है। दूसरे देश की शक्तियाँ यहाँ आके अपना प्रभाव जमाने की कोशिश करती है। अब बात करते हैं, हमने देखा था सीरिया गृह युद्ध की, तो सीरिया गृह युद्ध की बात करें, पहले आपको पता होना चाहिए सीरिया है कहाँ पे। तो ये मैप है, मैप में आप देख सकते हैं एक देश है सीरिया, ये सीरिया है यहाँ पे। अब इसके पास में क्या, ये इजिप्ट है, मिस्र, ये यहाँ पे इजराइल है, यहाँ पे इराक है, ये सऊदी अरब है, ये क्या कहते हैं अपनी तुर्की है, ये ईरान है। तो इस तरह देख सकते हो सीरिया आपस में कितने देशों से घिरा हुआ है। सीरिया के लोकेशन आपने देख लिए वेस्ट एशिया के अंदर, पश्चिमी एशिया के अंदर सीरिया की लोकेशन काफ़ी सुदृढ़ है। अब देखते हैं सीरिया की, तो सीरिया में बशर अल असद की तानाशाही सरकार है। इसकी बशर अल असद की तानाशाही सरकार है, जो कि एक शिया समुदाय से, जो हमारे बशर अल असद क्या शिया समुदाय से, इस कारण इस सरकार को रूस और ईरान का समर्थन प्राप्त है। ध्यान रखना आप, शिया और सुन्नी में खास अंतर एक होता है। जो शिया समुदाय होता है वो एक लिबरल मुसलमान होते हैं, वो इतने कट्टरवादी नहीं होते हैं, और जो हमारे सुन्नी मुसलमान होते हैं ये कट्टरवादी होते हैं और ये जो शरिया है, शरिया कानून, उसको लागू करने की पूरी कोशिश करते हैं अपने क्षेत्रों में। तो वैसे ईरान और सऊदी अरब में भी इसी बात की लड़ाई होती है, क्योंकि ईरान क्या है, शिया समर्थक है, जबकि हमारे जो सऊदी अरब है वो सुन्नी समर्थक है। तो इस तरह से हमारे जो बशर अल असद है, तो उसकी समर्थन कौन कौन करता है? ईरान और रूस। अब अरब स्प्रिंग के दौरान क्या सीरिया में भी लोकतंत्र की स्थापना की मांग के लेके आंदोलन हुए, लेकिन उन आंदोलनों को सफलता नहीं मिल पाती। तो बात करें सीरिया की, तो सीरिया में बहुसंख्यक सुन्नी समुदाय ने, सीरिया में क्या बहुसंख्यक था हमारा सुन्नी समुदाय। तो दोनों चीज़ होती है कि एक तो देश में शासक की पसंद कुछ और हो सकती है और जनता की पसंद कुछ और हो सकती है। तो सीरिया में भी ऐसा ही हुआ। सीरिया में पसंद तो मतलब शासक की पसंद, मतलब बशर अल असद की पसंद तो शिया समुदाय है, जबकि वहाँ जनसंख्या सबसे ज़्यादा कौन है? वहाँ सुन्नी समुदाय की सबसे बड़ी जनसंख्या है। तो सुन्नी समुदाय ने क्या किया? एक आर्मी का गठन किया, फ्री सीरियन आर्मी का गठन किया और लोकतांत्रिक आंदोलन को चलाया। लेकिन बशर अल असद सरकार ने आंदोलन को दमन किया और इसी वजह से एक गृह युद्ध शुरू हो जाता है। 2012 में जारी जो सीरिया के इस गृह युद्ध में लगभग एक दशक, मतलब 10 साल से ऊपर लंबा संघर्ष हो गया और इस संघर्ष के बाद बशर अल असद जीत जाते हैं। क्या 2012 में बशर अल असद क्या होते हैं? जीत जाते हैं और वो क्या करते हैं, फ्री सीरियन आर्मी है उसको नष्ट कर देते हैं। सीरियाई गृह युद्ध के दौरान इस क्षेत्र में ISIS भी आ गया था, जिससे कुर्दों ने लड़ाई की थी। क्या? तो हमारी जो सीरिया का युद्ध हुआ था गृह युद्ध, तो उसमें ISIS भी सक्रिय हो गया था, लेकिन जो हमारे कुर्द थे तो कुर्दों की सहायता से ISIS को दमन कर दिया गया था। बात करते हैं, ISIS का नाम ले लिया तो ISIS के बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे तो हमने देख लिया था आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के अंदर ISIS का मतलब इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। तो ISIS, इसे क्या है, ISIL मतलब इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवांत एवं दाइश के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना, इसे ISIL मतलब इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवांत एवं दाइश के नाम से भी जाना जाता है। इस्लामिक स्टेट क्या है? एक चरमपंथी विचारधारा वाला संगठन है। इस्लामिक स्टेट क्या है? एक चरमपंथी विचारधारा वाला संगठन है, अर्थात कट्टरवादी है। IS की शुरुआत 1999 में जनात अल ताहवीद उल वल जिहाद इसकी स्थापना से मानी जाती है।
एक संगठन था 1999 में। तो आइए इसकी शुरुआत की बात करें तो जनात अल तावीद वल जिहाद इस नाम से इसकी स्थापना मानी जाती है। पश्चिमी एशिया में अरब स्प्रिंग और तानाशाही सरकारों की अस्थिरता का लाभ उठाकर भाई इसमें क्या हुआ, पश्चिमी एशिया में जब अरब स्प्रिंग की घटनाएं घटित हुई और तानाशाही सरकारों की हटाया गया, तो ऐसी स्थिति का लाभ उठाकर इस क्षेत्र के विभिन्न जो आतंकवादी संगठन हैं उन्होंने आपस में मिलकर 2014 में ISIS की स्थापना कर ली, जिसका प्रमुख नेता कौन था, अबू बकर अल बगदादी। इसका हेड कौन था, अबू बकर अल बगदादी इसका हेड था, जिसने क्या किया, उस समय की अस्थिरता को देख के जितने भी संगठन थे उनको इकट्ठा किया आतंकवादी संगठन, और उनको मिला करके एक ही आतंकवादी संगठन बना लिया। इस्लामिक स्टेट ने स्वयं को सुन्नियों के हितों का संरक्षक बताया। उन्होंने क्या कहा कि हम सुन्नियों की रक्षा करने के लिए ही संगठन बना रहे हैं, जिससे यह सीरिया और इराक में बड़ी आबादी को अपने साथ जोड़ने में सफल होता है। जिससे क्या होता है, ये सीरिया और इराक में बड़ी आबादी को अपने साथ जोड़ लेता है कि हम सुन्नियों की रक्षा करने के लिए बनाए गए हैं। फिर इराक और सीरिया के तेल क्षेत्र पर अधिकार होने से, मतलब इन्होंने क्या किया, इराक और सीरिया के जो तेल क्षेत्र थे उन पर अधिकार कर लिया। इसी वजह से यह आतंकवादी संगठन विश्व का सबसे धनी और खतरनाक आतंकवादी संगठन बन के उभरता है। बगदादी द्वारा, जो अबू बकर अल बगदादी है, इनके द्वारा स्वयं मुस्लिम समुदाय का खलीफा घोषित कर दिया गया। मतलब उन्होंने कहा कि मैं ही मुस्लिम समुदाय का नया खलीफा हूँ। ऐसा करने से इस संगठन का विस्तार पश्चिम एशिया से उत्तरी अफ्रीका, पूर्वी एशिया और दक्षिण एशिया तक हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक तो खुद को खलीफा घोषित कर दिया, तो और साथ ही साथ क्या, सभी जगह उसका विस्तार करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से जो हमारा ISIS है वो काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है। अब बात करें ISIS के पतन की, तो ISIS ने विश्व के लगभग सभी भागों में आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया, जिससे क्या विश्व के सभी देश इसके खिलाफ एकजुट हो जाते हैं। क्या होता है, ISIS ने विश्व के लगभग सभी देशों में सभी भागों में आतंकी घटनाओं का अंजाम दिया, जिससे क्या होता है, विश्व के सभी देश इसके खिलाफ एकजुट होकर इसका विरोध करते हैं। 2014 में ISIS के विरुद्ध वैश्विक गठबंधन बनाया जाता है। क्या 2014 में ISIS के विरुद्ध क्या वैश्विक गठबंधन बनाया जाता है, जिसका हेड कौन बनता है, हमारे USA। कौन बनता है, USA। इसके द्वारा इसको हेड किया जाता है। इस गठबंधन ने ISIS की समाप्ति के लिए एक ऑपरेशन चलाया, जिसे कहते हैं ऑपरेशन कोहेरेंट रेजोल्व। ध्यान रखना, ऑपरेशन कोहेरेंट रेजोल्व कहते हैं ISIS की समाप्ति के लिए चलाए गए इस संगठन को, ऑपरेशन को। ईरान, रूस, यमन जैसे देशों ने भी इस संगठन, जो इस गठबंधन के हिस्सा नहीं थे, कौन कौन, ईरान, रूस, यमन जैसे देश जो इस गठबंधन के हिस्सा नहीं थे, उन्होंने भी ISIS के खिलाफ लड़ाई में सहयोग दिया है। ऐसा नहीं कह सकते कि ईरान ने सहयोग नहीं दिया, ईरान ने भी इसमें सहयोग दिया अमेरिका का। जो ये प्रयास थे इनको खत्म करने के, इन वैश्विक प्रयासों के अलावा स्थानीय रूप से कुर्दों ने ISIS से सीधी लड़ाई लड़ी है, और बाहर से तो से देश आए थे, लेकिन जो कुर्द थे, कुर्दों ने इनसे प्रत्यक्ष रूप से सीधी सीधी लड़ाइयाँ लड़ी है। विश्व के अन्य जो इस्लामिक संस्थाएं हैं उनके द्वारा ISIS की आलोचना किए जाने और इस संगठन को इस्लामिक मूल्यों के खिलाफ बताया। जो दूसरी इस्लामिक संस्थाएं थी उन्होंने क्या किया, ISIS की आलोचना की। साथ ही जो ये संगठन है, इस संगठन को इस्लामिक मूल्यों के विरुद्ध बताया। इस वजह से क्या होता है, इसका वैचारिक आधार कमजोर होता है। वर्तमान में देखें तो ISIS के प्रमुख नेता जैसे हमारे अबू बकर अल बगदादी, इनकी मौत हो जाती है, और इनके जो क्षेत्र थे उनकी मुक्ति होती है। क्या इनके नियंत्रण में जो क्षेत्र थे उनको मुक्त करा लिया जाता है। इससे क्या ISIS का अंत मान लिया जाता है। लेकिन ISIS का अंत इतना आसानी से नहीं हो सकता। लेकिन ISIS अभी भी वैचारिक और सांगठनिक स्तर पर उपस्थित है, भले ही वह अत्यंत कमजोरी पड़ गया हो। कमजोर तो हो गया ISIS, लेकिन वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। आप इसको याद रखेंगे। अब हम बात करेंगे ISIS और भारत। क्या ISIS भारत के साथ कैसे संबंध रखता है, उसकी बात करें। ISIS और भारत की बात करें तो ISIS ने भारत को अपने जो खुरासान प्रांत है, यदि आपने कभी ISIS का नक्शा देखा हो तो उसमें क्या पूरे अफ्रीका, भारत और जो यूरोप, वेस्ट एशिया, इनको क्या है कि अपने एक क्षेत्र के रूप में दिखाया है। तो उसके मैप में यदि हम ध्यान से देखते हैं तो भारत को वहाँ अपना ISIS का एक खुरासान प्रांत है उसके रूप में दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है, खुरासान प्रांत के रूप में दिखाया गया है।
भारत के कुछ युवा के ISIS में भर्ती भी होते हैं। भारत के कुछ युवाओं को जिनको ब्रेन वॉश करके, कई बार आपने मूवी देखी थी आपने केरला फाइल्स, तो केरला फाइल्स में भी यही होता है कि भारत की कुछ महिलाओं को और पुरुषों को जो ब्रेन वॉश करके ISIS में भर्ती कर लिया जाता है, जो भारत में इनके वैचारिक विस्तार का आधार बन सकते हैं। क्या भारत में इनका जो वैचारिक विस्तार है उसको आधार के रूप में बढ़ा देते हैं। तो ISIS खतरनाक है पूरी दुनिया के लिए। भारत में जो सोशल मीडिया है, भारत में सोशल मीडिया का प्रयोग करके युवाओं को यह संगठन अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करता रहता है। इस्लामिक स्टेट क्या है, कश्मीर मुद्दे पर दुष्प्रचार करके, क्या कश्मीर मुद्दे पर दुष्प्रचार करके अपना प्रभाव बढ़ा सकता है। इस्लामिक स्टेट क्या कर सकता है, कश्मीर मुद्दे पर दुष्प्रचार करके अपना प्रभाव बढ़ा सकता है। भारत को इस्लामिक स्टेट के जो खतरे हैं उसको देखते हुए इस विचारधारा के प्रसार और इससे प्राप्त हो सकने वाले समर्थन, इनका शुरुआत में ही नियंत्रण करना होगा, ताकि यदि ये भारत के अंदर फैल गए तो भारत की शांति, आंतरिक सुरक्षा और सांप्रदायिक सौहार्द के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है। ऐसा है तो भारत की जो खुफिया एजेंसियां हैं इनको शुरुआत में इसका ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं, बीच में हमने कुर्दों के बारे में देखा कि कुर्दों ने ISIS से सीधी जमीनी स्तर पर लड़ाई की थी। जमीनी स्तर मतलब प्रॉपर यदि किसी ने लड़ाई की है ISIS से तो वो हमारे कौन थे, कुर्द। लेकिन कुर्द के साथ भी एक दिक्कत हो जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, कुर्द संकट कहेंगे। कुर्द संकट की बात करें, कुर्द क्या दुनिया का सबसे ज़्यादा बड़ा राज्य विहीन जातीय समूह है। क्या कुर्द क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा जाति विहीन राज्य विहीन जाति समूह है, जो उत्तरी इराक, उत्तर पूर्वी सीरिया, दक्षिणी पूर्वी तुर्की और उत्तरी पश्चिमी ईरान, इन क्षेत्रों में अल्पसंख्यक समुदाय में रहते हैं। अब कुर्दों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि कुर्द क्या है, सभी देशों में है। सभी देशों में कौन कौन से, जैसे उत्तरी इराक है, उत्तरी पूर्वी सीरिया, दक्षिणी पूर्वी तुर्की और उत्तर पश्चिमी ईरान, इन क्षेत्रों में अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में रहते हैं। तो ये डिमांड करते हैं कि हमें क्या है, कुर्दिस्तान नाम का एक देश बना दिया जाए। क्या कुर्दिस्तान नामक एक देश बना दिया है। जैसे हमारे ये मैप है, तो मैप के अंदर एक लाल वाला क्षेत्र बताया गया है, तो इसमें क्या है, तुर्की का एक क्षेत्र ले लिया, सीरिया का एक ले लिया, ईरान का एक ले लिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, इराक का, अर्थात सभी देशों के थोड़े थोड़े एरिया को ले लिया और इन एरिया को लेकर एक बड़ा देश बना दिया जाए जिसे कुर्दिस्तान कहते हैं। तो कुर्दों के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के समय से एक पृथक राष्ट्र कुर्दिस्तान की मांग की जा रही है कि हमें एक कुर्दिस्तान दे दिया जाए जहाँ पे हम कुर्द आसानी से रह सकते हैं। तो उन्होंने कुर्दिस्तान की मांग की जिसमें क्या सभी देशों का योगदान हो। कुर्दों के द्वारा ISIS के खिलाफ लड़ाई में संयुक्त राज्य अमेरिका का साथ दिया गया था। क्या ISIS को रोकने के लिए, ISIS को खत्म करने के लिए कुर्दों ने अमेरिका का साथ दिया और सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस का गठन करके ISIS के खिलाफ जमीनी स्तर पर लड़ाई की। तो कुर्दों ने क्या किया, एक आर्मी बनाई, आर्मी का नाम था सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस, इसका गठन किया और ISIS के खिलाफ जमीनी स्तर पर लड़ाई। कुर्दों का एक अन्य संगठन था कुर्द पीपुल्स प्रोटेक्शन यूनिट। क्या कुर्द पीपुल्स प्रोटेक्शन यूनिट, जिसे YPG के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, YPG के नाम से भी जाना जाता है, जो कि क्या है, कुर्दों का एक सैन्य लड़ाकू समूह था। कौन सा YPG समूह क्या था, कुर्दों का एक लड़ाकू समूह था। तो इसके संगठन भी किसने किया, कुर्दों ने, ताकि ISIS को खत्म किया जा सके। फिर कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी कुर्दिस्तान के निर्माण के लिए आज भी काम करती है। क्या कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी है जो क्या कार्य कर रही है कि कैसे भी करके हम कुर्दिस्तान को बना लें, जिसे क्या तुर्की एक आतंकवादी संगठन का दर्जा देता है। किसको, कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी को, जो तुर्की क्या कहता है, आतंकवादी संगठन है। क्यों, क्योंकि ये तुर्की का एक हिस्सा भी मांगता है कुर्दिस्तान बनाने के लिए। और YPG को PKK का विस्तार मानता है। क्या YPG को क्या मानता है, PKK मतलब कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी है, इसी का ही एक ग्रुप मानता है YPG को भी, तो उसको भी एक आतंकवादी संगठन की संज्ञा देता है। सीरिया की बात करते हैं, सीरिया से अमेरिका सेना की वापसी की बात। जब सीरिया से अमेरिका सेना वापस आ गई तो उसके बाद तुर्की ने कुर्दों के खिलाफ एक सैन्य अभियान चलाया। अभियान का नाम था ऑपरेशन पीस स्प्रिंग। ये शुरू किया गया और कुर्दों के ठिकानों पर हवाई हमले किए, जिसकी क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा की गई। क्यों, क्योंकि कुर्दों ने हमारे ISIS को ख़त्म करने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। उनको इस तरह से तो सिला नहीं मिलना चाहिए। क्यों, क्योंकि ISIS के खात्मे में कुर्दों का बहुत बड़ा योगदान था। तुर्की के इस कदम से ISIS दोबारा से शुरू हो सकता है
हो सकता है कुर्दी वापस बाद में ISIS के संगठन में योगदान देना शुरू कर दें, तो तुर्की को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये हमने कुर्द संकट देख लिया। अब हम देखेंगे यमन संकट। किसके बारे में देखेंगे? यमन संकट। यमन में क्या, अब्दुल्ला सालेह की तानाशाही सरकार थी। यमन में क्या था? अब्दुल्ला सालेह की तानाशाही सरकार थी, जिसके विरुद्ध क्या है, शिया नेता अल हुती, इसके द्वारा एक अलगाववादी आंदोलन चलाया जाता है। क्या? यमन में अब्दुल्ला सालेह की तानाशाही सरकार थी, जिसके विरुद्ध क्या है, शिया नेता थे हमारे अल हुती, तो उनके द्वारा एक अलगाववादी आंदोलन चलाया जाता है। अल हुती के समर्थक हुती विद्रोह कहलाते हैं। अल हुती को जो मानते हैं उनको क्या कहा जाता है? हुती विद्रोही। जब अरब स्प्रिंग होता है तो अरब स्प्रिंग के परिणाम स्वरूप क्या होता है, यमन में मंसूर हदी राष्ट्रपति बनते हैं। अरब स्प्रिंग के बाद क्या होता है, यमन में चेंज होती है सरकार और मंसूर हदी क्या होते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं, जिनको सऊदी अरब का समर्थन प्राप्त था। तो एक तरह से कट्टरवादी समूह है जो सुन्नी समुदाय का, कौन, मंसूर हदी, तो वो राष्ट्रपति बन जाते हैं। समर्थन कौन करता? सऊदी अरब। तो इस शासन के विरुद्ध जो हूती विद्रोही है और अब्दुल्ला सालेह के बीच में एक गठबंधन हुआ। अब्दुल्ला सालेह और हूती विद्रोही दोनों मिल जाते हैं और यमन की गृह युद्ध की शुरुआत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि मंसूर हदी तो राष्ट्रपति है और जो हमारे जो अब्दुल्ला सालेह है तो वो पुराना तानाशाह था, तो वो और जो हूती है हूती विद्रोही दोनों मिल जाते हैं। इस तरह से जो हमारी यमन है, तो यमन में गृह युद्ध शुरू हो जाता है। यमन 2014 से बहुपक्षीय संघर्ष का सामना कर रहा है, जिसमें स्थानीय, क्षेत्रीय, अंतर्राष्ट्रीय अभिकर्ता सभी लोग मिलकर कार्य कर रहे हैं। बात करें 2015 की, 2015 की बात करें तो 2015 में सऊदी अरब के नेतृत्व में हूती विद्रोहियों के विरुद्ध एक सैन्य गठबंधन की शुरुआत की गई। 2015 में क्या किया गया, सऊदी अरब के नेतृत्व में हूती विद्रोही है उनके खिलाफ एक सैन्य गठबंधन की शुरुआत होती है, जिसमें सुन्नी देश, सारे के सारे सुन्नी देश थे, उनको इकट्ठा किया गया। इस सैन्य गठबंधन ने यमन के गृह युद्ध में हस्तक्षेप किया और यमन पर हवाई हमले करने शुरू कर दिए, जिसमें हूती विद्रोहियों के जो ठिकाने थे उनको निशाना बनाया गया। तो हवाई हमला किया गया, तो उसमें जो हूती विद्रोही थे उनके जो ठिकाने थे उनको निशाना बनाया गया। वर्ष 2018 में यूएन की मध्यस्थता में, यूनाइटेड नेशन ने मध्यस्थता की, उसके बाद दोनों गुटों के बीच में युद्ध विराम का समझौता हो जाता है। जो मतलब हम अब्दुल्ला सालेह है और हूती विद्रोही ये तो एक तरफ थे, और जो हमारे राष्ट्रपति कौन बने थे, मंसूर हदी राष्ट्रपति बनते हैं। तो इनके बीच में क्या जो एक युद्ध विराम समझौता होता है। वर्ष 2019 में हूती विद्रोहियों के द्वारा युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया। हूती विद्रोही ने कहा कि भैया ये युद्ध विराम तो ठीक था, लेकिन जो हम चाहते थे वो तो हुआ नहीं। तो ऐसा करते हुए सऊदी अरब की जो तेल कंपनी थी सऊदी अरामको, इस पर हमला कर दिया जाता है हूती विद्रोहियों के द्वारा, और इस संघर्ष दोबारा से शुरू हो जाता है। अब हूती विद्रोहियों को क्या है, ईरान का समर्थन प्राप्त है। इस प्रकार ये शिया राष्ट्र ईरान और सुन्नी राष्ट्र सऊदी अरब के संघर्ष का विस्तार है। मतलब ईरान और सऊदी अरब दोनों में एक प्रॉपर लड़ाई चल रही है, और उनके लड़ाई का क्षेत्र किस कौन बन जाता है, हमारा यमन। अब हम बात करें यमन के अंदर गृह युद्ध की संभावना तो क्या, गृह युद्ध चल रहा है, तो गृह युद्ध की वजह से फर्क क्या पड़ता है। पहला फर्क ये पड़ता है कि यमन सामरिक रूप से महत्वपूर्ण एक जल संधि है, बाबल मंदाब। जो बाबल मंदाब जो लाल सागर को अदन सागर से, अदन की खाड़ी से जोड़ते हैं। तो बाबल मंदाब जल संधि क्या करती है, लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। तो यमन क्या है, इस जो जल संधि है इसके पास में, यहीं पर हमारे यमन और यहाँ पे गृह युद्ध की स्थिति होगी, तो दुनिया की ज़्यादातर तेलवाहक जहाज होते हैं, मतलब तेल को ले जाने वाले जहाज होते हैं, इसी जो जल संधि से होके गुजरते हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर अलकायदा का जो प्रभाव है उसके क्षेत्र में भी वृद्धि हुई है। इनके जो गृह युद्ध की वजह से क्या है, अलकायदा के प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि हुई है, मानवीय संकट उत्पन्न हुआ है, शिया सुन्नी विवाद को बढ़ावा मिला इससे, और क्षेत्रीय संघर्ष में भी वृद्धि हुई है। इस क्षेत्र में रहने वाले भारतीय उनकी सुरक्षा का खतरा उत्पन्न होता है, और जैसे ही खतरा उत्पन्न हुआ तो भारत ने भी एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन राहत। ये चलाकर जो यमन है, तो यमन में जो भारतीय फंसे हुए थे उनको बाहर निकाला। तो देख सकते हैं पहले यमन से वो अफ्रीका गए और अफ्रीका से फिर भारत लाए गए। अब आता है हमारा ईरान। फोकस में कौन आ जाता है, हमारा ईरान आता है। तो 1979 में ईरान में धार्मिक इस्लामिक क्रांति।
ईरान की बात करें तो 1979 में ईरान में धार्मिक या फिर इस्लामिक क्रांति होती है और राजतंत्र को धार्मिक शासन से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। जिससे राजतंत्र को धार्मिक शासन से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। ईरान के शाह ने क्या किया, अमेरिका में जाके शरण ली। मतलब ईरान के जो राजा थे वो कहाँ से भाग के चले जाते हैं, अमेरिका में चले जाते हैं। इसी कारण अमेरिकी दूतावास को घेर लिया जाता है। ईरान के अंदर जो अमेरिका का दूतावास था उसको घेर लिया और दूतावास के सारे कर्मियों को बंदी बना लिया, वहाँ गिरफ्तार कर लिया और उनको बंदी बना लिया और इनको 444 दिन तक बंदी बना के रखा, जिससे यूएसए और ईरान के संबंध खराब हो जाते हैं। क्या होता है, यूएसए और ईरान के संबंध खराब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका के द्वारा ईरान के शाह मतलब राजा को शरण दे दी गई। ये बहुत ज़्यादा गलत था। यूएसए ने ईरान इराक युद्ध में इराक का समर्थन किया। जब ईरान और इराक के बीच में युद्ध होता है तो यूएसए क्या है, इराक का समर्थन करता, न कि ईरान का। तो ईरान भी पीछे नहीं है। ईरान 2003 में परमाणु बम बना रहा है। क्या 2003 से क्या परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है। ईरान ने क्या, एनपीटी जो संधि है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी मतलब परमाणु अप्रसार संधि, वो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी मतलब परमाणु अप्रसार संधि है, उस पर साइन कर रखा है। तो उसका हस्ताक्षर करता है। इसलिए ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए कि एक तो उन्होंने एनपीटी पर साइन कर रखे, परमाणु अप्रसार संधि पर साइन कर रखे, जिसका एक क्लॉज था जिसका मतलब ये था कि कोई भी देश क्या अपने परमाणु जो तैयार है उनको बढ़ाने की कोशिश नहीं करेगा, न ही बनाने की कोशिश करेगा। तो साइन कर रखा है, तो उन्होंने ऐसा शुरू किया, तो उस पर ईरान पर क्या प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। इससे क्या होता है, ईरान की अर्थव्यवस्था कमज़ोर होने लगती है। तो ईरान कहता है कि भैया हम पे जो प्रतिबंध लगाए हैं उन प्रतिबंधों को हटाओ। तो ईरान और P5+1 नेशन, मतलब P5 का मतलब है कि जो हमारी यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, चीन, रूस, फ्रांस और जर्मनी, ये सारे देश मिलके जिनको P5+1 कंट्री कहते हैं, इनके बीच में 2013 से 2015 तक बातचीत चली। इन बातचीत के परिणाम स्वरूप संयुक्त व्यापक कार्य योजना, जिसे जेकोपा कहते हैं, जॉइंट कॉम्प्रिहेंशन प्लान ऑफ एक्शन, ये हमारे एक एग्रीमेंट होता है, उस पर सब ने मिलकर 2015 में साइन किए। तो जेकोपा है, तो जेकोपा के हस्ताक्षरकर्ता कौन कौन थे, एक तरफ तो ईरान था, दूसरी तरफ P5+1 कंट्री मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, चीन, रूस, फ्रांस और जर्मनी। इसके तहत क्या, ईरान पर लागे सारे आर्थिक प्रतिबंध इनको हटा दिया जाएगा और इन प्रतिबंधों को हटाने के बदले ईरान क्या करेगा, अपने जो नाभिकीय कार्यक्रम है उसको सीमित करने के लिए बाध्य होता है। वो कहता है कि ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं अपने परमाणु कार्यक्रम को बंद कर। 2018 में संयुक्त राज्य अमेरिका के जो राष्ट्रपति ट्रंप थे, इन्होंने ईरान पर जेकोपा के उल्लंघन का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जो हमने संधि की थी, इस संधि के जो प्रावधान थे उसका उल्लंघन किया किसने, ईरान ने। तो दोबारा से ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। ईरान ने कहा कि हमने किसी प्रकार की संधि से कोई भी वो उल्लंघन नहीं किया, फिर भी आप हम पे इस तरह के प्रतिबंध लगाते हो, वो गलत है। तो जेकोपा से अमेरिका के अलग होने की इस संधि में अन्य देशों ने भी आलोचना की, कि अन्य देशों ने कहा कि ईरान ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है, यदि कुछ कर रहा है तो अपन जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका नहीं मानता और ईरान पे क्या प्रतिबंध लगा देता है। तो सभी सदस्य देश थे, बाकी के 5 देश, उन्होंने तो इसकी निंदा की। संयुक्त राज्य अमेरिका के जेकोपा से एक तरफा अलग होने के कारण ईरान के द्वारा अधिकतम प्रतिरोध की नीति अपनाई गई। उन्होंने कहा कि भैया ये बात तो गलत है कि हम चुप हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप हमारी गर्दन ही काट दो। तो वो क्या करते हैं, अधिकतम प्रतिरोध की नीति अपनाते हैं और अपने जो नाभिकीय कार्यक्रम है ईरान के द्वारा जो शुरू किया गया था उसको विस्तार देना शुरू कर दिया, मतलब बढ़ाना शुरू कर दिया। अब अमेरिका भी कम नहीं है। अमेरिका क्या सऊदी अरब के चक्कर में आके ऐसा करता है, क्योंकि सऊदी अरब का दोस्त है अमेरिका। इस घटनाक्रम से संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ जाता है और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जनवरी 2020 में अमेरिकी ड्रोन हमले में क्या ईरान के एक कमांडर है, कौन से, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, इसके कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की मृत्यु हो जाती है। किसकी वजह से, अमेरिकी ड्रोन की वजह से, वहाँ से गोली चलती है और किसकी मृत्यु हो जाती है, कासिम सुलेमानी की मृत्यु हो जाती है। अब इससे दोनों के बीच की स्थिति और भी ज़्यादा खराब हो जाती है। अमेरिका और ईरान के बीच की स्थिति कब खराब होती है, 2020 में जनवरी में, जब इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स कमांडर जनरल है कासिम सुलेमानी, इसकी मृत्यु हो जाती है।
ईरान ने जेकोपा की बाध्यताओं का पालन करने से मना कर दिया कि भैया अब अपनी बस की नहीं है कि जेकोपा में जो नियम थे उनको हम पालन नहीं कर पाए। 2021 में जब फिर डोनाल्ड ट्रंप है, उनकी सरकार चेंज होती है और सरकार किसकी बनती है? जो बाइडेन की। तो जो बाइडेन सरकार ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति बनने पर उन्होंने कहा कि हम जेकोपा में दोबारा से शामिल होंगे। 2023 में ईरान ने हथियार ग्रेडेड स्तर तक हमारे यूरेनियम है इसको समृद्धित कर लिया, मतलब ऐसे यूरेनियम को इतना समृद्धित कर लिया कि जिससे परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं। पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इससे चिंतित हो जाता है। 2024 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में अमेरिका और जितने भी उनके यूरोपीय सहयोगी है उन्होंने ईरान के बढ़ते परमाणु कार्यक्रम को लेकर विरोध जताया। उन्होंने कहा कि ये तो गलत है कि ईरान धीरे करते हुए ऐसे कार्य कर रहा है और ईरान की जो संवर्धित यूरेनियम की मात्रा है तो जेकोपा के जो नियम है कि जितनी होनी चाहिए उससे तो 30 गुना ज़्यादा यूरेनियम को संवर्धित कर रखा है ईरान ने, तो उसकी बहुत बड़ी चिंता जताई। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो वर्तमान में भी कौन है? डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ईरान पर जेकोपा के जो उल्लंघन है उसका आरोप लगाते हुए ईरान पर जो आर्थिक प्रतिबंध लगे हुए हैं उनको जारी रखा है। आज भी ईरान पर प्रतिबंध जारी है। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का मुद्दा की बात करें तो अमेरिका ने मई 2024 में IRGC को आतंकी संगठनों की सूची में शामिल कर लिया। उन्होंने कहा जो ईरान का रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है IRGC, तो इसको एक आतंकवादी संगठन माना। इससे दोनों देशों के बीच में और भी तनाव बढ़ा। क्यों? क्योंकि एक तो सुरक्षा समुदाय है किसी का और उसको दूसरा देश क्या कहता है? आतंकवादी संगठन घोषित कर देता है। ईरान ने इस निर्णय का विरोध किया और इससे क्या परमाणु समझौते पर वार्ता में बाधा बताया। उन्होंने कहा कि अब तो कोई बातचीत हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि अमेरिका की जो बातें हैं वो समझ से बाहर है। अब कुछ बात करते हैं इंस्टेक्स की बात करें तो इंस्ट्रूमेंट इन सपोर्ट ऑफ ट्रेड एक्सचेंज, भाई मेन चीज़ है। जेकोपा से हमारे बाहर हो जाता कौन? अमेरिका। जेकोपा से बाहर हो जाता है तो सभी देश डर जाते हैं। क्या होता है? सभी देश डर जाते हैं और वो सोचते हैं कि अब ईरान को यदि इस तरह से मोलेस्ट किया जाएगा तो ईरान क्या है? उग्रवाद को धारण कर सकता है। तो उग्रवाद नहीं, उग्र रूप को धारण कर सकता है। तो एक संगठन बनाया जाता है इंस्टेक्स, मतलब इंस्ट्रूमेंट इन सपोर्ट ऑफ ट्रेड एक्सचेंजेस। तो ईरान पर संयुक्त राज्य अमेरिका के आर्थिक प्रतिबंधों के प्रभाव को कम करने के लिए ईरान पर जो हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका के आर्थिक प्रतिबंधों का प्रभाव कम करने के लिए जो हमारे E3 देश है, मतलब फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम, इन तीनों देश और यूरोपीय संघ, इन सब ने मिलकर ईरान के साथ व्यापार करने की एक मौद्रिक व्यवस्था बनाई। इन्होंने क्या किया कि हम सब मिलकर ईरान के साथ व्यापार करेंगे। अब इसके लिए एक नई व्यवस्था बनाएगी। पहले क्या होता था कि जब भी कोई देश दूसरे देश से व्यापार करता था तो पैसों का आदान प्रदान डॉलर में होता था। इसमें पैसों का आदान प्रदान डॉलर में होता था, लेकिन उन्होंने कहा कि हम डॉलर में कोई डॉलर का उपयोग नहीं करेंगे, जिसमें कि US डॉलर और स्विफ्ट मंच का उपयोग नहीं किया जाएगा। तो स्विफ्ट मंच के जरिए क्या होता है? पैसों का लेन देन किया जाता है। उन्होंने कहा न तो डॉलर का उपयोग करेंगे न स्विफ्ट का उपयोग करेंगे। इससे क्या? अमेरिका को साइड करने की कोशिश की। अब हम बात करेंगे जो हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब USA, वो जेकोपा से अलग हो जाते हैं। तो जेकोपा से अलग होने से क्या फ़र्क पड़ा? तो इसके पड़ने वाले प्रभाव की बात करें। पहला प्रभाव पड़ता है वैश्विक तेल व्यापार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, जिससे तेल की कीमतें बढ़ जाती है। अमेरिका चाहता भी ये था कि जो हमारे सऊदी अरब है, तो सऊदी अरब का जो तेल है तो वो तेल निर्यातक देश है, तो तेल की कीमतें बढ़ जाए, तो ऐसा ही हुआ। दूसरा, काटसा के कारण भारत को ईरान से ऊर्जा आयात कम करना पड़ा और या फिर लगभग अब समाप्ति कर दिया गया। तो काटसा की वजह से, काटसा एक एक्ट है जिसमें अंतर्गत यदि अमेरिका किसी के ऊपर आर्थिक सैंक्शन लगाता है तो अमेरिका के सारे देश जो अमेरिका के दोस्त हैं, वो सारे देश जो अमेरिका के दोस्त हैं, वो सारे के सारे देश भी उस देश के साथ व्यापार नहीं कर सकते। क्या? सारे के सारे देश भी उस देश के साथ व्यापार नहीं कर सकते। ये काटसा एक्ट है। इसी वजह से, क्यों? क्योंकि भारत भी क्या अमेरिका का दोस्त है, तो उनको भी ईरान से ऊर्जा आयात मतलब जो क्रूड ऑयल है उसका क्या कहते हैं ना, क्रय करना बंद करना पड़ा और अब तो लगभग समाप्त सा। ईरान में चीन का प्रभुत्व बढ़ा। चीन किसी की नहीं सुनता, चीन अपने लाभ देखता है। चीन ने ईरान से तेल खरीदना जारी रखा है।
भारत द्वारा ईरान में चलाई गई जो परियोजनाएं उन पर नकारात्मक रूप से प्रभाव पड़ा है। जैसे भारत ईरान में कौन कौन सी योजनाएं चला रहा है, जैसे हमारा चाबहार परियोजना, INSTC मतलब इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, तो उसमें ईरान भी एक सहयोगी है। तो ये हमारी परियोजना ईरान में चल रही है, इस पर नकारात्मक रूप से प्रभाव पड़ा है। पश्चिमी एशिया में क्षेत्रीय संघर्ष में वृद्धि हुई है। पश्चिमी एशिया में क्षेत्रीय संघर्ष में वृद्धि हुई है। ईरान और सऊदी अरब के बीच में युद्ध की स्थिति हो गई है कि ईरान और सऊदी अरब, ईरान ने कह दिया सऊदी अरब को कि यदि लड़ना है तो सीधे सीधे लड़ो, ऐसे छुप छुप के वार करने की जरूरत नहीं है। ईरान के द्वारा पुनः अपने नाभिकीय कार्यक्रम का विस्तार किया गया। चेकोपा के मुद्दे पर ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका को संयम के साथ काम करते हुए वार्ता के माध्यम से दोबारा किसी समझौते पर पहुंचना होगा, नहीं तो थोड़े समय बाद ईरान भी क्या होगा, परमाणु शक्ति संपन्न देश बन जाएगा। अब हम बात करेंगे एक काउंसिल है GCC, गल्फ क्या कहते हैं कोऑपरेशन काउंसिल, जिसे खाड़ी सहयोग परिषद कहते हैं। तो GCC की स्थापना 1981 में बहरीन, कतर, कुवैत, ओमान, UAE और हमारे सऊदी अरब इनके बीच में जो संपन्न समझौता था उसके माध्यम से हुई थी। मतलब बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान, UAE और सऊदी अरब इन देशों ने मिलकर एक संगठन की स्थापना की 1982 में, जिसे हम GCC मतलब खाड़ी सहयोग परिषद कहते हैं। तो देख सकते हैं, और यह एक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, क्षेत्रीय संगठन है। इसका सचिवालय कहाँ, सऊदी अरब में, जो रियाद नाम की जगह या रियाद कह सकते हैं, तो वहाँ पे हमारा इसका संगठन है। तो आप देख सकते हैं कौन कौन से देश है, इसमें ईरान को शामिल नहीं किया गया है। जैसे हमारा कुवैत है, सऊदी अरब है, बहरीन, कतर, ओमान, ये ओमान वहाँ पे भी है, एक UAE। तो ये सारे देश क्या है, हमारे GCC के सदस्य हैं। इराक भी नहीं है, ईरान भी नहीं है। तो GCC की बात करें तो खाड़ी देशों से भारत की ऊर्जा आवश्यकताएं पूरी होती है, और यहाँ काम करने वाले जो भारतीय हैं उनसे बड़ी मात्रा में रेमिटांस भारत को मिलता है, इसलिए हमारा GCC भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करें कतर संकट की, कतर में भी दिक्कत आई, वो क्या है, जून 2017 में सऊदी अरब, मिस्र, UAE और बहरीन, क्या सऊदी अरब, मिस्र, UAE, बहरीन इन्होंने कतर पर आतंकवाद फैलाने और ईरान के साथ मित्रता करने मतलब निकटता के आरोप लगाते उन पे उनसे सारे संबंध बंद कर दिए। क्या किया, 2017 में सऊदी अरब, मिस्र, UAE और बहरीन इन चारों देशों ने मिलकर कतर पर आरोप लगाया कि वह आतंकवाद को फैला रहा है, साथ ही साथ वह ईरान से दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है। तो इस वजह से चारों देशों ने कतर के साथ अपने संबंध समाप्त कर लिए और उन पर संपूर्ण नाकेबंदी मतलब हवाई, जलीय, भूमि सब तरह की नाकेबंदी कर दी कि हमारे क्षेत्र के ऊपर से आपके कोई भी मतलब न तो हवाई जहाज, न पानी के जहाज, न भूमि मतलब किसी भी तरह से कोई उपयोग नहीं किया जाए। जनवरी 2021 में GCC ने 41वां सम्मेलन हुआ था GCC का, उसमें एकजुटता, स्थिरता का एक समझौता किया जाता है, जिसके माध्यम से कतर पर लगे हुए सारे प्रतिबंध हटा दिए जाते हैं और सारे के सारे संबंध उनको दोबारा से शुरू किया जाता है। फिर एक संगठन बनता ओपेक। कौन सा संगठन, ओपेक। ओपेक की बात करते हैं 1960 में बगदाद सम्मेलन में इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला, तो 1960 में ये सारे देश मिलकर एक संगठन बनाते हैं, ऑयल प्रोड्यूसर एक्सपोर्ट कंपनी। तो हमारे जो OPEC है जिसे ओपेक कहते हैं, कौन कौन से देश हैं, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला, ये सारे देश मिलकर एक संगठन बनाते हैं जिसे ओपेक कहते हैं, जिसका मुख्यालय हमारे वियना, ऑस्ट्रिया में बनाया गया। यहाँ पे वियना, ऑस्ट्रिया में जिसका संगठन का मुख्यालय बनाया गया। आज इसमें टोटल 14 सदस्य हैं, ईरान, इराक, कुवैत, UAE, सऊदी अरब, लीबिया, अल्जीरिया, नाइजीरिया, गैबोन, गिनी, कांगो गणराज्य, अंगोला, वेनेजुएला, इक्वाडोर, ये हमारे 14 राष्ट्र जिसके सदस्य हैं। मैप में भी आप इनको देख सकते हैं कि जैसे वेनेजुएला, अंगोला, गैबोन, इक्वाटोरियल गिनी, नाइजीरिया, अल्जीरिया, लीबिया, कॉन्गो, सऊदी अरेबिया, UAE, कुवैत, ईरान, इराक, ये हमारे संगठन है के ओपेक के सदस्य। आज 14 सदस्य हैं पूरे, ईरान भी इसका सदस्य है। GCC का सदस्य नहीं था लेकिन ओपेक का सदस्य है। वो ओपेक में तो क्या बाहरी देश भी है, ऐसा नहीं है। फिर बनाया गया हमारा OPEC+।
क्या बनाएगा, ओपेक प्लस की बात करें। पहले उसमें एक लाइन रह गई थी, और लाइन क्या थी, कोई भी देश जो तेल का बड़ा निर्यातक हो ओपेक का सदस्य बन सकता है। वह तेल का निर्यात करना चाहिए तभी वह इसका सदस्य बन सकता है। ओपेक प्लस की बात करते हैं, ओपेक देशों और 10 प्रमुख ओपेक गैर ओपेक तेल निर्यातकों का गठबंधन है। तो ओपेक देश तो है 14 राष्ट्र, साथ ही साथ 10 गैर ओपेक तेल निर्यातक देश, मतलब तेल तो बेचते हैं लेकिन ओपेक के सदस्य नहीं है, ऐसे 10 इनको मिला करके ओपेक प्लस एक गठबंधन बनाया गया है। ये इन देशों में क्या, रूस, मैक्सिको, अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, मलेशिया, कजाकिस्तान, ओमान, सूडान और दक्षिणी सूडान, इन देशों को शामिल किया गया है ओपेक प्लस में। कौन कौन से देश है, रूस, मैक्सिको, अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, मलेशिया, कजाकिस्तान, ओमान, सूडान, दक्षिणी सूडान, ये सारे देश हैं हमारे ओपेक प्लस के अंदर। अब जो ये संगठन है तेल के उत्पादन को नियंत्रित करके उसकी कीमतों का नियंत्रण करने के लिए बनाया गया है। ये संगठन क्यों बनाया गया है, तेल के उत्पादन को कंट्रोल करके उनकी जो कीमतें हैं उनको कंट्रोल करने के लिए इसको बनाया गया है। ओपेक प्लस ने क्या, तेल की गिरती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए 2018 में 2 वर्षीय उत्पादन समझौता किया था कि 2 वर्ष में हम एक सीमित उत्पादन करेंगे जिससे क्या, तो तेल की कीमतें वो गिर रही है उसको रोका जा सके। पिछले कुछ सालों में ओपेक का प्रभुत्व कम हुआ है, क्यों, क्योंकि यूएसए में शेल गैस की क्रांति हुई है, मतलब शेल गैस की उत्पत्ति हुई है हाँ यूएसए में। इसके लिए 2 मुख्य तकनीकों का उपयोग किया जाता है, और वो कौन कौन सी, कई बार आपके एक बार हमें पूछ लिया जाता है कि हमारे जो शेल गैस की उत्पत्ति के लिए कौन कौन सी तकनीकी काम में लेते हैं। एक तो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग, हाइड्रोलिक क्रैकिंग या फ्रैक्चरिंग, ये तरीका है। तो शेल गैस की उत्पत्ति होती है हमारे कहाँ, यूएसए में। अब राजस्थान की बात है, ये जस्तान नहीं है, राजस्थान है। राजस्थान में ग्वार की कीमतों में वृद्धि शेल गैस की क्रांति से संबंधित है। अब आपको ये तो पता ही होगा कि ग्वार गम होता है, तो ग्वार गम की जरूरत पड़ती है हमारे शेल गैस को निकालने के लिए। तो राजस्थान में क्या, ग्वार की फसलें काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ग्वार की फसलों के दाम काफ़ी ज़्यादा पड़ गए थे जब हमारे शेल गैस की खोज हुई थी। तो ये शेल गैस की क्रांति से संबंध है। अब बात करें इजराइल और फिलिस्तीन विवाद की। शुरुआत की बात करते हैं, इस क्षेत्र में यहूदियों का निवास था, मतलब यहूदी यहाँ रहते थे। बाद में यहूदी यूरोप के अन्य देशों में जाके बस गए थे। जो हमारे फिलिस्तीन इजराइल की बात करें तो जहाँ पे आज इजराइल है, तो इस एरिया में यहूदियों का निवास था पहले। बाद में यहूदी यूरोप की तरफ चले गए और वहाँ जाके रहने लगे। इस क्षेत्र में फिर अरब फिलिस्तीन उनका अधिकार हो गया और ये क्षेत्र ओटोमन साम्राज्य के अधीन हो जाता है। 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्र आधारित राज्य की मांग बढ़ती है। क्या, राष्ट्र आधारित राज्य मतलब जो जिस प्रजाति का है उसके लिए एक देश बना दिया जाए। 19वीं शताब्दी में ऐसी मांग बढ़ती है। 1897 में यहूदियों ने अपने लिए एक अलग राष्ट्र के निर्माण के लिए एक आंदोलन चलाया जिसे जायोनिस्ट आंदोलन कहते हैं। तो 1897 में क्या हुआ, यहूदी हैं तो यहूदी ने अपने लिए एक अलग राष्ट्र की मांग की जिसे जायोनिस्ट आंदोलन की शुरुआत माना जाता है। अब हम बात करते हैं हमारे फिलिस्तीन इजराइल है, तो उनका जो विकास है किस तरह से हुआ देशों का। 1946 की बात आती है। 1946 में ये हमारा आज का जो इजराइल फिलिस्तीन एरिया है उसमें पूरा पूरा जो ग्रीन एरिया है वो फिलिस्तीन माना जाता है, और हल्के हल्के डॉट आपको दिख रहे होंगे ब्लू कलर के, वो हमारे इजराइल थे। फिर यूएस प्लान आता है 1947 का। इसके जरिए क्या है, जो यहूदी हैं इनको हमारे फिलिस्तीन के अंदर बसा दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं जो ब्लू वाला एरिया वो बढ़ जाता है और ग्रीन वाला एरिया और भी ज़्यादा घट जाता है। फिर 1949 से 67 तक का देख सकते हैं कि कन्फर्म हो जाता है कि एक छोटा सा एरिया में हमारे जो फिलिस्तीन है वो रह जाते हैं, बाकी एरिया में क्या इजराइल कब्जा कर लेता है। और आज की बात करें 2012 से लेके अब तक का क्या सीन चल रहा है कि जो हमारी गाजा पट्टी है, ये छोटी सी स्ट्रिप है आप देख सकते हैं, और एक हमारा वेस्ट बैंक है, इन 2 एरियो के अंदर फिलिस्तीनी रहते हैं। और जो भी एक ग्रीन एरिया भी बहुत हल्का रह गया है, ठीक है, और बाकी सारे एरिया पे किसका कब्जा हो गया, इजराइल का। तो हमारे यरूशलेम जो पवित्र जगह है, ये भी आपको हल्का सा एक येलो कलर का एरिया दिख रहा होगा, ये हमारे यरूशलेम है। यूएसए ने अपना जो दूतावास भी यरूशलेम में बनाया है। बात करें हमारे वेलफेयर घोषणा की, जो हमारे मंत्री थे वेलफेयर, उन्होंने एक घोषणा की, जो सचिव मंत्री थे तो उनकी बात करें तो वर्ष 1917 में उस समय के जो ब्रिटिश विदेश सचिव मंत्री की बात करें, विदेश मंत्री, उन्होंने पहले विश्व युद्ध में ब्रिटेन की सहायता के बदले में उन्होंने कहा
कि जो फ़िलिस्तीन है, तो फ़िलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक राष्ट्रीय के निर्माण के लिए आधिकारिक समर्थन की घोषणा की। तो जो हमारे यहूदी थे, यहूदियों ने ब्रिटेन की सहायता की थी पहले विश्व युद्ध में। क्या पहले विश्व युद्ध में ब्रिटेन की सहायता की थी हमारे यहूदियों ने? तो हमारे जो ब्रिटिश विदेश मंत्री है, विदेश सचिव बेल्फोर, उन्होंने घोषणा की कि जो हमारे यहूदी है उनके लिए एक अलग राष्ट्र के निर्माण की बात कही कि उनको एक अलग राष्ट्र दिया जाएगा। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अत्यधिक संख्या में यहूदियों ने इस क्षेत्र में आके बसना शुरू कर दिया, फिलिस्तीन वाले एरिया। 1948 में यूएन के द्वारा इस क्षेत्र के लिए एक द्विराष्ट्र सिद्धांत सुझाया कि इसमें फिलिस्तीन भी रहे और जो हमारे यहूदी भी रहे और प्रेम से रहे दोनों। इसके तहत इस क्षेत्र को 2 राष्ट्रों में बांट दिया जाए, एक यहूदियों के लिए, दूसरा फिलिस्तीनियों के लिए। और यरूशलेम नाम की जगह उसको यूएन के अधीन एक अंतर्राष्ट्रीय शहर घोषित कर दिया जाए, जिसका ध्यान कौन रखेगा? संयुक्त राष्ट्र संघ। यहूदियों ने इस समझौते को स्वीकार कर लिया था। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, सब मिलकर प्रेम से रहें। 1948 में ब्रिटेन के द्वारा इस क्षेत्र से नियंत्रण हटाने के बाद इजराइल अस्तित्व में आता है। अरब देशों ने इस समझौते को ठुकरा दिया, मना कर दिया, टुकरा नहीं दिया, ठुकरा दिया, कह दिया कि हम नहीं मानते इस समझौते को। और अरब देशों के संगठन ने 15 मई 1948 को इजराइल पर हमला कर दिया। उन्होंने कहा कि हम ऐसे नहीं मानते किसी संगठन को, तो उन्होंने क्या किया, इजराइल पर हमला कर दिया। और यह पहला अरब इजरायली युद्ध माना जाता है, जिसमें लेकिन इजराइल की जीत हो जाती है। उसने इस क्षेत्र के लगभग 75% भूभाग पर अधिकार कर लिया। जैसे ही युद्ध होता है, युद्ध से पहले तो बहुत छोटे एरिया तक इजराइल फैला हुआ था, लेकिन इस युद्ध के बाद में इजराइल क्या लगभग 75% एरिया पर अपना कब्जा कर लेता है। गाजा पट्टी पर मिस्र, वेस्ट बैंक और पूरी यरूशलेम पर जॉर्डन ने अधिकार कर लिया। जो हमारा ये युद्ध था, इस युद्ध के बाद क्या होता, गाजा पट्टी जो मैंने आपको बताई थी, उस पर मिस्र, वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम पर जॉर्डन ने अधिकार कर लिया, जबकि पश्चिमी यरूशलेम पर किसका अधिकार रहा? इजराइल का अधिकार रहता है। फिर 1964 तक आते आते फिलिस्तीन मुक्ति संगठन मतलब पीएलओ का गठन कर लिया जाता है। किसका? पीएलओ मतलब फिलिस्तीन मुक्ति संगठन, या पीएलओ का गठन किया जाता है। फिर एक युद्ध आता है जिसको 6 दिन युद्ध या 6 डे वॉर कहते हैं। ये हमारे 5 जून 1967 से 10 जून 1967 तक 6 दिन का एक युद्ध हुआ। इस युद्ध में अरब देशों की जो संयुक्त सेना है, इसको इजराइल ने मात्र 6 दिन में हरा दिया। अरब देश सारे के सारे देश मिले और एक सेना बनाई, और उन सारी सेनाओं को अचानक एक ही बार में इजराइल ने केवल 6 दिन में हरा दिया। इजराइल के द्वारा मिस्र है, ये मिस्र नहीं, मिस्र है, मिस्र से उसका जो सिनाई प्रायद्वीप है वो भी छीन लिया। गाजा पट्टी और जॉर्डन से वेस्ट बैंक को, और पूरी यरूशलेम और सीरिया से गोलन हाइट्स, इन सब एरिया को जीत लिया और अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया। तो किससे क्या क्या छीन लिया? मिस्र से तो सिनाई प्रायद्वीप छीन लिया, गाजा पट्टी जॉर्डन से, तो मिस्र से सिनाई प्रायद्वीप और गाजा पट्टी छीन ली, जॉर्डन से वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम जीत लिया, और सीरिया से क्या जीत लिया? गोलन हाइट्स। फिर आता है योम किप्पुर युद्ध 1973 में। इसमें भी अरब देश या इजराइल को हरा नहीं पाते हैं, और इजराइल इसमें भी जीत जाता है। 1973 में युद्ध होता है। 1975 में यूनाइटेड नेशन ने जो पीएलओ है उसको पर्यवेक्षक का दर्जा दिया और फिलिस्तीनियों के आत्मनिर्णय के अधिकार को मान्यता दे दी। फिर एक समझौता जिसे कहते हैं कैंप डेविड समझौता 1978 में होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यस्थता से इजराइल और अरब देशों के बीच में शांति समझौता करवाया जाता है। हालांकि ये समझौता ज़्यादा दिनों तक चलता नहीं है। तो ये समझौता केवल मिस्र इजराइल के बीच में संपन्न हो सका। इसके तहत इजराइल के द्वारा क्या किया गया? मिस्र को सिनाई प्रायद्वीप वापस दे दिया गया। जो सिनाई पेनिनसुला है तो वो किसको दे दिया गया? मिस्र को वापस दे दिया गया इजराइल के द्वारा। तो इससे आप समझ सकते हैं इजराइल इतना भी बुरा नहीं है। कैंप डेविड समझौता 1978 के तहत। 1987 में क्या हुआ? हमास का गठन किया जाता है। 1987 में हमास का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य क्या था? हिंसक गतिविधियों के माध्यम से। कैसे हिंसक गतिविधियों के माध्यम से? फिलिस्तीन के प्रत्येक भाग पर मुस्लिम धर्म का विस्तार करना। तो फिलिस्तीन पर यहूदी शासन कर रहे हैं, तो यहूदियों को हटाना और वहाँ पर मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करना। इसी क्रम में होता है पहला इंटिफाडा। क्या होता है? पहला इंटिफाडा होता है। इंटिफाडा की बात करते हैं। इंटिफाडा क्या है? एक अरबी शब्द है, या एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है हिंसक विद्रोह। इंटिफाडा का अर्थ क्या होता है? अरबी विद्रोह, हिंसक विद्रोह होता है। इजराइल में क्या, हमास के द्वारा 1987 से 1993 के बीच में हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया जाता है।
क्या होता है, इसराइल में हमास जो संगठन है, फिलिस्तीनी संगठन, उसके द्वारा 1987 से 1993 के बीच में हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। फिर एक समझौता आता है 1993 में। ये समझौते इसीलिए वजह से हो रहे हैं क्योंकि इसराइल और फिलिस्तीन में विवाद चल रहा है। फिर होता समझौता कौन सा, ओस्लो समझौता 1993 में। तो ये समझौता संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यस्थता में इसराइल और पीएलओ के बीच में होता है, जिसके तहत दोनों देशों ने एक दूसरे को आधिकारिक रूप से मान्यता देते हुए, मतलब दोनों इसराइल फिलिस्तीन में दोनों ने एक दूसरे को मान्यता दी और हिंसक गतिविधियों को त्यागने की बात की। इस समझौते के तहत फिलिस्तीन प्राधिकरण की स्थापना की गई, जिसके अधीन वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी का शासन संचालन रखा गया। ये हमारा फिलिस्तीन प्राधिकरण बनाया गया। तो ये क्या करता था, वेस्ट बैंक और जो हमारा गाजा पट्टी है इसका शासन देखता है। वर्ष 2000 से 2005 तक पुनः हिंसक घटनाओं का दौर चला, जिसे क्या कहा गया, द्वितीय इंटिफाडा कहा गया। तब वर्ष 2000 से 2005 तक। वर्ष 2005 में इसराइल के द्वारा गाजा पट्टी से अपनी सेनाएं हटा ली गई और इनकी सीमाओं पर कठोर नाकाबंदी कर दी गई। इसराइल ने क्या किया कि 2005 में जो गाजा पट्टी में अपनी सेनाएं चल रही थी उनको हटा लिया, उनको कहा थोड़ा जीने दो, जियो और जीने दो की नीति अपनाता है कौन, इसराइल। और लेकिन वहाँ पे क्या कठोर नाकेबंदी कर दी जाती है कि फिलिस्तीन के लोग इसराइल में नहीं आएंगे और इसराइल के लोग फिलिस्तीन में नहीं जाएंगे। 2007 में क्या, 2007 में हमास ने गाजा पट्टी पर अधिकार कर लिया, जो समय समय पर इसराइल को हमले करता रहता है। हमास क्या करता है, गाजा पट्टी पर अधिकार कर लेता है 2007 में और समय समय पर क्या इसराइल पर हमले करता रहता है, जिससे युद्ध की परिस्थितियां उत्पन्न होती है। दूसरी ओर देखें तो वेस्ट बैंक में फतह की सरकार बन जाती है। तो हमास तो हमारे गाजा पट्टी में, वेस्ट बैंक में फतह है। फतह फिलिस्तीन का सबसे बड़ा राजनीतिक गुट है जिसकी सरकार बनती है। 2017 में संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा यरूशलेम आधिकारिक राजधानी घोषित कर दी जाती है। मतलब अपना जो राजदूत मुख्यालय, तो वो हमारे कहाँ खोल लेते हैं, यरूशलेम के अंदर। कब, 2017। जो क्या है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत का उल्लंघन करता है, क्योंकि द्विराष्ट्र सिद्धांत में क्या है, फिलिस्तीन और इसराइल दोनों राष्ट्र होंगे और यरूशलेम क्या यूएन की अध्यक्षता में देखा जाएगा। तो यूएसए गलत करता है, यरूशलेम में अपनी जो एम्बेसी खोल देता है। 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा मध्य पूर्व शांति योजना की घोषणा की गई, जिसमें इसराइल फिलिस्तीन विवाद के विभिन्न मुद्दे शामिल किए गए। इसराइल के द्वारा इस योजना का स्वागत किया गया था, जबकि फिलिस्तीन द्वारा इसे साजिश बताया गया कि हमारे मध्य पूर्व शांति योजना है एक तरह की साजिश है फिलिस्तीनियों के खिलाफ। फिर एक संगठन बनता हमारा I2U2, मतलब इसराइल, इंडिया, इसराइल, यूएई और यूएसए, एक समूह बनाया गया। तो इस समूह में क्या क्या खासियत थी इसकी बात करें तो एक बहुपक्षीय गठबंधन है। I2U2 क्या है, एक बहुपक्षीय गठबंधन है जिसे 2021 में स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या था, जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। 2021 में इसका गठन किया गया था। इसे क्या कहते हैं, पश्चिम एशिया का क्वाड भी कहते हैं, जिसके तहत यूएई द्वारा भारत में $2 बिलियन का निवेश और फूड कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। हमारी I2U2 के तहत क्या, यूएई क्या करेगा, भारत में $2 बिलियन का एक फूड कॉरिडोर विकसित करेगा। अब बात करें हमारे इसराइल फिलिस्तीन विवाद तो चल रहा है, लेकिन इनका समाधान नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इनके समाधान में कुछ विवाद समस्याएं आ रही है। क्या समस्या आ रही है कि हमास की जो आतंकवादी गतिविधियां हैं स्थिति में तनाव उत्पन्न कर देती है। जब भी शांति की बात होती है तो हमास क्या कोई आतंकवादी घटना घटित कर देता है। यहूदी बस्तियों का विस्तार फिलिस्तीनी क्षेत्रों में हो चुका है। अब क्या है, यहूदी लोग फिलिस्तीन एरिया में जाके भी रहने लग गए, जो वर्तमान द्विराष्ट्र समझौते को लागू करने में सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है। ऐसा नहीं है कि यहूदी केवल इजराइल में रहते हैं, फिलिस्तीन के एरिया में भी रहने लग गए। फिलिस्तीन के द्वारा गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक को जोड़ने के लिए गलियारे की मांग की गई थी, जिसका इसराइल के द्वारा विरोध किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा यरूशलेम को इसराइल की राजधानी के रूप में एक तरफा मान्यता दे दी गई। क्या कि यूएसए ने क्या कहा, यरूशलेम को इसराइल की राजधानी मान लिया गया। इससे क्या, फिलिस्तीन का संयुक्त राज्य अमेरिका में कोई विश्वास नहीं रहा। फिलिस्तीन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के विश्वास को खो दिया। फिर इसराइल फिलिस्तीन विवाद में भारत की क्या रणनीति रहेगी? इस मुद्दे पर भारत क्या द्विराष्ट्र सिद्धांत का समर्थक है। भारत ने इसराइल और फिलिस्तीन के साथ संयुक्त संतुलन बनाए रखा है और दोनों के साथ स्वतंत्र रूप से संबंध स्थापित किए। अब हम बात करें यरूशलेम इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो यरूशलेम क्या 3 धर्मों
ईसाई, मुस्लिम और यहूदी तीनों के आस्था का केंद्र है। ईसाई की क्या बात करें तो ईसाई का क्या है, यहाँ पर ईसाई के द्वारा ईसा मसीह को सूली पर यहाँ लटकाया गया था और यहीं पर ईसा मसीह के द्वारा जीवित हुए थे। इसी वजह से यहाँ ईसाइयों का एक पवित्र चर्च है, सेपुल्कर चर्च। ये भी हमारे यरूशलेम है, यरूशलेम में है। मैं आपको सेपुल्कर चर्च की थोड़ा सा दर्शन करा देता हूँ। ये सेपुल्कर चर्च है, ये कहाँ हमारे यरूशलेम। इसीलिए ईसाइयों का ये जो धार्मिक केंद्र है। फिर बात करें हमारे इस्लाम में क्यों इम्पोर्टेंट है। इस्लाम की बात करते हैं, यहाँ इस्लाम में से संबंधित पवित्र गुंबद आकार, डोम ऑफ रॉक और अल अक्सा मस्जिद जो आप चित्र में देख सकते हैं यहीं पे, ये इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद साहब ने यहीं से जन्नत की यात्रा शुरू की थी, मतलब इनकी मृत्यु मोहम्मद साहब की यहीं हुई थी। तो अल अक्सा मस्जिद देख सकते हैं, ये अल अक्सा मस्जिद है, कितनी सुंदर है, देख सकते हो। डोम ऑफ रॉक भी यही है। फिर बात करें यहूदियों के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहूदियों के सभी पैगंबर यरूशलेम में हुए हैं। यहूदियों के सभी पैगंबर क्या यरूशलेम में हुए। यही यहूदियों की पवित्र पश्चिमी दीवार, यहूदियों की पश्चिम दीवार आप देख सकते हैं, ये वाली पश्चिम दीवार है। और यहूदियों का पवित्र मंदिर का अवशेष भी यही है। यहूदियों का सबसे पवित्र स्थल होली ऑफ होलीज भी यही है, ये होली ऑफ होलीज है जो भी यहीं पे है। अब बात करें हमारे जो फिलिस्तीन इजराइल विवाद में एक समझौता होता है जिसे कहते हैं अब्राहम अकॉर्ड, सितंबर 2020 में होता है। यूएसए मध्यस्थता करता है इसकी। इस समझौते से क्या होता है, बहरीन और यूएई ने इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंधों की स्थापना की। किसने, बहरीन और यूएई ने क्या किया, इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंधों की स्थापना की। इस समझौते से पश्चिमी एशिया में शांति की राह खुलती है। धीरे धीरे सारे देशों में क्या शांति होना शुरू होती है। इससे क्या इजराइल को मान्यता मिलती है, यूएई और बहरीन को इजरायली तकनीक और निवेश मिलेगा। इससे यूएई और बहरीन को क्या होता है, इजरायली जो टेक्नोलॉजी और जो इन्वेस्टमेंट है उनके अंदर किया जाएगा। इससे पहले मिस्र ने 1969 में, जॉर्डन ने 1994 में इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध बनाना शुरू कर दिए थे। इस समझौते से क्या फिलिस्तीनी आंदोलन थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। अब इसका एक ही समाधान हो सकता है, क्या कि द्विराष्ट्र सिद्धांत है, इसको इजराइल फिलिस्तीनी समस्या का समाधान माना जाना चाहिए। भारत द्विराज्य सिद्धांत का समर्थन करता है, अर्थात इजराइल और फिलिस्तीन नामक दो देश बनाए जाने चाहिए। लेकिन अब इनमें क्या सबसे बड़ी समस्या क्या आती है, जब भी कोई बातचीत होती है हमास के द्वारा आतंकवादी गतिविधियां की जाती है। वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियां बस गई है। यरूशलेम का अधिकार का प्रश्न है कि किसके पास रहेगा। पेयजल के बंटवारे में दिक्कत आती है कि मीठे पानी का एकमात्र स्रोत है वो भी सी ऑफ गैलीली, वो किसके पास रहेगा। फिलिस्तीनी और गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक के बीच में एक गलियारा चाहते हैं जो संभव नहीं है। यूएसए की मध्यस्थता का पर की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह है। क्यों, क्योंकि यूएसए का झुकाव किसकी ओर है, इजराइल की ओर यूएसए का झुकाव। तो इस तरह आज हमने पश्चिमी एशिया और भारत के संबंधों के बारे में देखा। पश्चिमी एशिया में घटित होने वाले जितने भी संकट है, दिक्कतें, उनके बारे में देखा। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।